Yes, good morning to all the students. Today we will study about the chapter 10 of your science book, which is gravitation. देखिए ग्रेविटेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी इसकी पढ़ेंगे भी हाँ कैसे इसके बारे में डिस्कवरी की गई और किस किस ने इसके बारे में लिखा था या सोचा था। तो देखिए ग्रेविटेशन, सबसे पहली बात, ये जो ग्रेविटेशन है ये एक फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है और जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ये फोर्स किन के बीच में काम करता है? तो आंसर है इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके पास भी मास है, ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास क्या होगा? मटेरियल होगा, मास होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स के अंदर सबके पास मास है और मास के कारण ये सब एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और एक ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इन दोनों के पास मास है, तो ये दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगा सकते हैं। उस फोर्स का क्या नाम रखा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम रखा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए ये स्टडी कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अराउंड 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले, टॉलेमी एक साइंटिस्ट, टॉलेमी एक फिलोसफर थे। साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, साइंटिस्ट उनको बोला जाता है जो अपनी थ्योरी को प्रूफ करके बताते हैं। इनको आप फिलोसफर बोल सकते हैं। उसका रीजन ये है कि ये सिर्फ अपनी फिलोसफी देते थे, अपना एक थ्योरी देते थे और लोग उसको मान लेते थे। जैसे कि टॉलेमी ने जो थ्योरी दी, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि जो अर्थ है और बाकी के प्लैनेट्स हैं और सन है, उनका मॉडल कैसा है? जियोसेंट्रिक मॉडल। उनका मॉडल कैसा है? जियोसेंट्रिक मॉडल है। उन्होंने बोला कि अर्थ सेंटर में है और इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि सन और दूसरे प्लैनेट, वो इसके चारों तरफ क्या करते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट से घूमते हैं। तो टॉलेमी ने सबसे पहले ये मॉडल दिया था और इस मॉडल का क्या नाम था? जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है कि अर्थ सेंटर में होगी और बाकी के जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, बाकी के दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब अर्थ के चारों तरफ क्या करेंगे? रिवोल्यूशंस करेंगे इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। हमें पता है ये थ्योरी गलत है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको माना। काफी साल तक लोग इसको मानते रहे हैं, इस थ्योरी को, जियोसेंट्रिक मॉडल को। अब इसके बाद में लगभग 400 साल के बाद सही मॉडल दिया इंडियन फिलोसफर ने, या इंडियन एस्ट्रोनॉमर बोल सकते हैं आप इसको। तो टॉलेमी ने कौन सा मॉडल दिया था? जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है कि अर्थ सेंटर में होगी और बाकी के सारे जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन करेंगे फिक्स ऑर्बिट के अंदर। जियोसेंट्रिक मॉडल ये टॉलेमी ने दिया था। इसके बाद आफ्टर 400 ईयर्स लेटर, लगभग 400 साल बाद, 400-500 साल के बाद, इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट इन्होंने बिल्कुल सही मॉडल दिया जिसका नाम था हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब है कि सन जो है वो सेंटर में होगा, ये करेक्ट मॉडल है। तो हेलियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था? इंडियन एस्ट्रोनॉमर विच इज आर्यभट्ट। उन्होंने बताया कि जो सन होगा वो सेंटर में होगा और बाकी के जो भी प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे? रिवोल्यूशन करेंगे। ये आर्यभट्ट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। जैसे पाई की वैल्यू आप लोग पढ़ते हैं 3.142, वो भी इन्होंने फाइंड की है, पाई की वैल्यू। इसके अलावा आप जो अर्थमेटिक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशंस, तो वो लीनियर इक्वेशंस भी इन्होंने बताई है, आर्यभट्ट ने बताई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। जो अर्थ है, जैसे कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रही है? वो अपनी एक्सिस पे भी ऐसा रोटेट कर रही है और उसके साथ साथ वो सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन भी कर रही है। तो यहाँ पर ये रोटेशन भी हो रहा है, रोटेशन के साथ साथ ये क्या कर रहा है? ये ऐसा सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। ओके, तो ये भी आर्यभट्ट ने बताया था।
अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने ये बताया हेलियोसेंट्रिक मॉडल, और लगभग 1000 साल के बाद, और इसके 1000 साल के बाद 1000 ईयर्स लेटर एक और साइंटिस्ट है पॉलिश मॉन्क, पोलैंड के एक साधु थे, उन्होंने भी कुछ थ्योरीज दी अपनी, और वो थ्योरी उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। His name was निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने भी यही हेलियोसेंट्रिक मॉडल को बताया। उन्होंने आर्यभट्ट की बुक्स नहीं पढ़ी थी, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी ऑब्जर्वेशंस देखी इस नेचर में, उसके बेसिस पर बताया कि जो सन है वो सेंटर में होता है और प्लैनेट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। प्लैनेट जो है वो किस में घूमेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। और इनकी जो थ्योरी थी उसको किसने सपोर्ट किया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इनकी थ्योरी को क्या किया? सपोर्ट किया। थ्योरी was supported by गैलीलियो। ओके, अब इसके बाद देखिए और क्या क्या हमने, इसके बाद एक डेनमार्क के लगभग 500 साल पहले, उनका नाम था टाइको ब्राहे। उन्होंने स्टार्स की ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्टार्स एंड देयर पोजीशंस अब टाइको ब्राहे के बाद, टाइको ब्राहे ने जो स्टडीज, जो थ्योरीज लिखी थी, जो पेपर्स लिखे थे, उन पेपर्स को स्टडी किया जोहानस केपलर ने, और केपलर ने 3 लॉ बनाए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो केपलर की जो थर्ड लॉ थी उसको यूज करके न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन, सेंचुरी में आइजैक न्यूटन ने क्या लिखा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये ले। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। अब शुरू से सुन लीजिए क्या हिस्ट्री हुई है। सबसे पहले टॉलमी ने बताया, टॉलमी बोला जाता है इसको, टी नहीं बोला जाएगा। लगभग 2000 साल पहले टॉलमी ने ये बताया कि जो मॉडल है वो जियोसेंट्रिक मॉडल होता है। ये किस बेस पर बताया उन्होंने? जियोसेंट्रिक मॉडल। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि जो सन है वो एक तरफ से राइज होता है और ऐसा घूम करके दूसरी तरफ सेट हो जाता है, फिर से दूसरी तरफ से घूम करके आता है, फिर सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर टॉलमी ने बोला कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो सर्कुलर ऑर्बिट वाली बात ठीक थी, लेकिन अर्थ सेंटर में है ये बात गलत थी। तो काफी साल तक लोग इसको मानते रहे। उसके बाद इसके 400 साल के बाद, लगभग मतलब आज से लगभग 1500 साल पहले, 1500-1600 साल पहले, इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने ये बताया कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल होगा, सन जो है वो सेंटर में होगा और बाकी सारे प्लैनेट जो हैं उसके चारों तरफ रिवोल्यूशन करेंगे। फिर इसके 1000 साल बाद पॉलिश मॉन्क, पोलैंड के जो एक साधु थे, मॉन्क थे, जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। उन्होंने भी कौन सा मॉडल दिया? हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। और इनकी थ्योरी को किसने सपोर्ट किया? गैलीलियो ने इनकी थ्योरी को सपोर्ट किया। गैलीलियो के बारे में आप इससे पहले वाले चैप्टर से स्टडी कर चुके होंगे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं वो मोशन में रह जाते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने बताया था। वो इनर्शिया का स्टेटमेंट पढ़ करके, उनकी थ्योरीज को पढ़ करके न्यूटन ने 3 लॉ लिखे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने गैलीलियो की स्टडीज को आगे बढ़ाया था। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बता दिया था। एनीवेज,
तो निकोलस कोपरनिकस ने जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया उसको किसने सपोर्ट किया, उसको गैलीलियो ने सपोर्ट किया। इसके बाद एक और डेनमार्क के जो एस्ट्रोनॉमर है, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने ऑब्जर्वेशन, टाइको ब्राहे ने क्या किया, अपने पूरे लाइफ टाइम में स्टार्स को देखा और उनकी पोजीशंस को देखा कि स्टार्स कहाँ पर होते हैं, उनकी क्या क्या पोजीशंस होती हैं और कितने टाइम के बाद उनकी पोजीशन जो है वो रिपीट होती है। तो उन्होंने ऐसा हर एक तारे के बारे में, हर एक स्टार के बारे में लिखना शुरू किया और लिखते 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 अपने पूरे जो भी लाइफ टाइम था उसमें उन्होंने पेपर्स लिख करके पूरा रूम भर दिया, पूरा कमरा भर दिया। इतने सारे पेपर्स लिख दिए उन्होंने कि हाँ कौन से स्टार की क्या पोजीशन रहती है और वो कब दोबारा दिखाई देता है। तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन थी, इन ऑब्जर्वेशंस को किसने स्टडी किया, जोहानस केपलर ने। इन ऑब्जर्वेशंस को किसने स्टडी किया, जोहानस केपलर ने स्टडी किया। और केपलर ने इससे 3 लॉ बनाए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वो आपके सिलेबस में नहीं है प्लैनेटरी मोशन के जो लॉज हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन लॉज को आगे जब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो जो थर्ड लॉ थी, उस थर्ड लॉ से आइजैक न्यूटन इंस्पायर हुए और उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा, मतलब ग्रेविटी के बारे में बताया। मतलब किसके बारे में बताया, ग्रेविटी के बारे में बताया। हाँ ये भी एक बोला जाता है कि एक पेड़ के नीचे वो बैठे थे और उनके सिर पर एक एप्पल गिरा था, तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरता है, तो इससे खोज नहीं हुई थी, इससे डिस्कवरी नहीं हुई थी ग्रेविटेशन। ये सिर्फ एक फिनोमिना था, ये सिर्फ एक घटना थी। उस घटना ने उनको ये रियलाइज कराया कि हाँ मुझे इसके बारे में भी स्टडी करना चाहिए और इसके बारे में भी मुझे लिखना चाहिए। तो उन्होंने फिर इनके केपलर की थर्ड लॉ को स्टडी किया, टाइको ब्राहे के पेपर्स को पढ़ा, निकोलस कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक मॉडल को स्टडी किया। तो इन सब की स्टडीज को पढ़ करके आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा। ग्रेविटी के बारे में आर्यभट्ट ने भी बताया था, उनकी एक बुक है गॉलपद, गॉलपद संस्कृत में लिखी हुई बुक है और उसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी बताया। तो ग्रेविटी के बारे में लोगों ने पहले बताया है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये किस वजह से होती है और कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कब ज्यादा हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कब कम हो जाएगा, ये बातों को वो नहीं बता पाए। तो ये न्यूटन ने बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो ये थी सारी हिस्ट्री। Yes, the definition is every object in the universe attracts every other object. Every other object with a force this force is known as gravitational force. This force is known as ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स कैसा होता है, तो इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ये सेंट्रल फोर्स है। दूसरा, ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्शन नहीं होता। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। सो आई एम राइटिंग इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से भी काम कर सकता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तब भी ये काम करेगा। इसकी जो रेंज है दैट इज या मैं इसकी बजाय ये लिख देता हूं, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के थ्रू। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही काम करता है, रिपल्शन फोर्स काम नहीं करता। और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कि लंबी दूरी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस होगी तब भी ये काम करेगा, जैसे कि दो प्लैनेट्स के बीच में।
मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी प्लैनेट्स के बीच में या सन और अर्थ के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कैसा फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या कॉन्टैक्ट होता है क्या प्लैनेट्स के बीच में या सन और अर्थ के बीच में? आंसर है नो। सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी सब्सटेंस नहीं है। तो ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस से भी ये काम कर सकता है। नेक्स्ट, ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है ये सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। जैसे कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर टू सेंटर काम करेगा। ऐसा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। So this is the first object and this is the second object। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अब देखिए मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं इनके पास भी मास है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन क्या याद रखोगे कि जिन भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उनके पास भी मास होता है, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, एनीवेज देखिए ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है। ये दोनों ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल करके नहीं जा सकते। वो फोर्स इतना कम है, इतना मिनिमल है कि ये एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, ऐसा अपनी तरफ खींच नहीं सकते। फोर्स तो काम कर रहा है, नो डाउट। तो इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विद ए फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। नेक्स्ट, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये कैसा फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कि दूर से भी काम करता है, दूर से ही काम करता है, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। देखिए उसमें था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो मैंने पूरे यूनिवर्स के लिए लिखा। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या इसको बोला जाता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। द फोर्स with which earth attracts every object towards its center, या towards it भी बोल सकते हैं। सेंट्रल फोर्स है, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। द फोर्स विद which earth attracts every object, every other object towards it is called gravitational force of earth। इसमें एक चीज लिखना भूल गए हम, the force with which the earth attracts every other object towards it। towards it या towards its center भी लिखा जा सकता है। The force with which earth attracts every other object towards it is called gravitational force of earth, is called gravitational force of earth, is called gravitational force of earth, या इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये डेफिनेशन है इसकी। उसमें ये बोला कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में जो है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स का नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें बस एक ही चीज चेंज करनी है कि अर्थ जो है वो बाकी सब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अर्थ जिस फोर्स से बाकी सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब जैसे कि मेरे पास ये चौक है, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये फ्री फॉल करेगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए हैं 4th चैप्टर के अंदर या 8th चैप्टर के अंदर, मोशन चैप्टर में।
कि किसी ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। ओके, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसे अपनी तरफ खींच रही है। इस वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर गिरते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ। ये बोलना ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखी थी मैंने? ये सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर काम करेगा ऑब्जेक्ट के बीच में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने इसमें क्या लिखी? लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी मैंने इसमें? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। एंड फोर्थ वन इज इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में फंसे हुए हैं इसी वजह से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन कर रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऐसा कर रहे हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो भी फिनोमेना हमें दिखते हैं इस नेचर में, जैसे कि वाटर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना, माउंटेन से रिवर्स बनती हैं और वो रिवर्स फ्लो होते होते सबसे जो लोएस्ट एरिया होता है, एल्टीट्यूड होता है, मतलब कि जो सी होता है, ओशियन होता है, वहां पर जाकर के वो रिवर खत्म हो जाती है, सारा का सारा पानी वापस ओशियन में चला जाता है। तो रिवर्स के अंदर वाटर का फ्लो करना, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटी। ये भी किसके कारण से? ये भी ग्रेविटी के कारण से। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करते हैं किसी भी हाइट से, सर्टेन हाइट से, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। ये भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। और एक फिनोमेना और हम स्टडी करेंगे, लो टाइड एंड हाई टाइड। आप इसको एसएसटी के अंदर भी स्टडी करते हैं, इसमें भी हम स्टडी करेंगे। किसका इफेक्ट है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है। सन और मून दोनों ही अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लो टाइड और हाई टाइड आती है। कभी जो ओशियन का लेवल है वो बढ़ जाता है और कभी ओशियन का लेवल कम हो जाता है, जिसको हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। इसका रीजन भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून ऑन द अर्थ। सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना किस पर? अर्थ पर। अब देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मास पे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। और मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। एक और क्वांटिटी भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी और दोनों के मास पे भी डिपेंड करेगी। तो मास जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो ऑब्जेक्ट थे, इनका मास बहुत कम है, तो कम मास होने के कारण ये बहुत ही स्मॉल फोर्स लगा रहे हैं। इतना स्मॉल फोर्स लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसा चल करके नहीं जा सकते। अगर फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो, अगर दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जैसे कि अर्थ, मेरे पास ये चौक है, चौक का मास तो बहुत कम है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये चौक है और सेकंड ऑब्जेक्ट है अर्थ। तो दोनों में से एक ऑब्जेक्ट का मास भी ज्यादा होगा, तो उस केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये हम लोग स्टडी करेंगे, कल स्टडी करेंगे इसको, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसने बनाई थी? ये न्यूटन ने बनाई थी। देखिए, न्यूटन के और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे कि न्यूटन ने एक बुक लिखी थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आप फोर्थ चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में लिखा। और उसके साथ साथ आपने जो इक्वेशंस पढ़ी है मोशन की, या ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट क्यों करते हैं, वो चलते क्यों हैं या रुक क्यों जाते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने मैकेनिक्स बुक में लिखा। और इसके साथ उन्होंने ऑप्टिक्स बुक भी लिखी थी। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट। लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, जैसे कि मून रात को चमकता है तो क्यों वो ब्राइट दिखाई दे रहा है, क्यों चमकता है? क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो अर्थ के सरफेस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ तक आती है। तो सन की लाइट मून पर जाती है, मून से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पर दिखाई देती है, इसीलिए जो मून है वो हमें चमकता हुआ, शाइन करता हुआ दिखाई देता है।
तो ये जो है ये भी न्यूटन ने बताया ऑप्टिक्स बुक के अंदर। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया उन्होंने, लेंसेज को एक्सप्लेन किया, लेंसेज जो पढ़ते हैं, मिरर्स को एक्सप्लेन किया, मिरर कैसे वर्क करते हैं। ओके, और इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया और ये लॉ बनाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। देखिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है कि इस लॉ को आप पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, दो गैलेक्सीज, दो सन, दो स्टार्स के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में, दो सैटेलाइट्स के बीच में कितना फोर्स है, या मेरे पास ये दो डस्टर हैं, इन दोनों डस्टर्स के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, वो भी उसी सेम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसकी फोर्स की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है और फोर्स की वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग स्टडी करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नोट्स का सबसे पहला पेज होगा। नोट्स में आपको सेंड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ये आप रफ नोटबुक में लिख सकते हैं।